5 राफेल की खेप भारत के लिए चल चुकी है फ्रांस से। भारत के दुश्मनों के लिए आज खौफ खाने वाली खबर है, क्योंकि आज फ्रांस से भारत के लिए 5 राफेल विमान अंबाला के लिए उड़ान भर चुके हैं। खास बात यह है कि खुद भारतीय फाइटर पायलट इन विमान को उड़ाकर भारत लेकर के आ रहे हैं। भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों की डील की थी। ये डील करीब 59,000 करोड़ रुपए की है। जानकारी के मुताबिक विमान फ्रांस से उड़ान भरने के बाद यूएई के अल-डाफरा एयरबेस पर उतरेंगे। यहां से ईंधन लेकर बाकी सभी टेक्निकल चेकअप के बाद राफेल सीधे भारत के लिए उड़ान भरेंगे और अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। तो अभी की यह बड़ी खबर है, लेकिन राफेल का एयर रूट भी समझना बहुत जरूरी है कि किन 7 स्टेशन से हो करके भारत यानी अंबाला एयरबेस पर राफेल की 5 राफेल की खेप आने वाली है। अब आपके लिए ये एयर कॉरिडोर क्या होगा, राफेल का एयर कॉरिडोर, चलिए आपको दिखाते हैं। राफेल के शुरुआत होगी फ्रांस के बोर्डोक्स एयरबेस से, जो आपको यहां पर तस्वीरों में अभी नजर आ रहा है। बोर्डोक्स एयरबेस आपको याद होगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल की उड़ान का एक्सपीरियंस बोर्डोक्स एयरबेस पर ही लिया था। इस एयरबेस से राफेल को टेक ऑफ करते हुए फ्रांस के कई फाइटर जेट्स भी साथ ही में स्क्वाड्रन में होंगे। इसके बाद नाइस फ्रांस की सीमा तक राफेल के फाइटर जेट्स कवर देंगे, यानी नाइस फ्रांस तक पहुंचाएंगे और राफेल को कुछ और भी फाइटर जेट्स कवर देंगे। और नाइस फ्रांस के बाद फिर शुरू होगी समुद्री सीमा। अपनी स्क्वाड्रन में यहां से फिर राफेल फाइटर जेट्स अकेले उड़ान भरेंगे। इसके बाद राफेल का स्क्वाड्रन दक्षिणी इटली की सीमा में प्रवेश कर जाएगा। दक्षिणी इटली के एयर स्पेस को पार करके राफेल आगे एंटर करेगा आयोनियन सागर की पूरी सीमा में। ये एयरबेस पेट्रियास के करीब का होगा, जिस पर ग्रीस अपना अधिकार जमाता रहा है। आयोनियन सागर को पार करने के बाद फिर देखिए, लीबिया की सीमा के बाहर से ही राफेल जेट्स की जो स्क्वाड्रन है ना, मिस्र की सीमा में आ जाएगी और मिस्र के पोर्ट सईद के ऊपर से उड़ान भरते हुए सऊदी अरब की ओर यह स्क्वाड्रन बढ़ निकलेगी। सऊदी अरब में भी एयर कॉरिडोर है, यानी राफेल जेट्स की स्क्वाड्रन सऊदी अरब में रुकेगी नहीं, बल्कि यहां से आगे निकल जाएगी। और इसके बाद राफेल का आएगा पहला हॉल्ट, जो कि होगा यूएई में। यूएई के अल-डाफरा एयरबेस पर रिफ्यूलिंग के लिए राफेल का हॉल्ट है। यहां पर टेक्निकल चेकअप होगा और उसके बाद फाइटर पायलट यहां पर रेस्ट करेंगे। यूएई के अल-डाफरा एयरबेस से उड़ान भर करके फाइटर जेट सीधे 2 दिन के बाद यानी 29 तारीख को फिर अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। यानी पूरी तरीके का ये एयर रूट है जो हम आपको समझा रहे हैं और दिखा रहे हैं। लेकिन क्यों ये कहा जा रहा है कि राफेल महाविनाशक है? हम आपको टच पैनल स्टूडियो लेकर के चलते हैं ताकि आपको ये दिखा सकें कि राफेल की खासियत क्या है। राफेल जिन मिसाइलों से लैस होगा उन्हें क्यों ये कहा जा रहा है कि महाविनाशक हैं और क्यों राफेल को कहा जाता है कि ये महाबली है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 29 जुलाई को राफेल भारत पहुंचेगा। 5 राफेल अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। राफेल में ताकतवर M88 इंजन लगे हैं, जिसकी वजह से इसे बाहुबली कहा जाता है। 2016 में भारत ने फ्रांस को 36 राफेल बनाने का ऑर्डर दिया था और जो राफेल का रडार सिस्टम है 100 किलोमीटर के दायरे में भी टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है और उसे डिटेक्ट ही नहीं करता बल्कि सीधे उस पर अटैक भी कर लेता है। अब मैं चाहूंगा कि इन्फोग्राफिक और पलटा जाए। नेक्स्ट चेंज ओवर अगर आप करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्यों कहा जाता है राफेल को राफेल नहीं है बल्कि महाविनाशक है। इस पूरे ग्राफिक को पूरी तरह से ओपन कर दें आप समझिएगा। राफेल जिन मिसाइलों से लैस होता है ना, वो मिसाइल राफेल को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना देते हैं, इसे बाहुबली या महाबली बना देते हैं। मिसाइल कौन कौन सी हैं? हैमर मिसाइल को के बारे में आगे बताएंगे, लेकिन अभी हम शुरुआत करते हैं मिटियोर से और स्कैल्प से। यहां पर आपको वो खेप नजर आ रही है, यानी फ्रांस से जो खेप 5 राफेल की निकली है। ये तस्वीरें अभी थोड़ी देर पहले की हैं, आप देखें। और हम क्यों ये कह रहे हैं कि राफेल नहीं है महाविनाशक है? मिटियोर, स्काल्प जैसी अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस है ये, और इनकी मारक क्षमता जो है, हालांकि मिटियोर के बारे में कहा जाता है कि ये मिड रेंज की मिसाइल है, और मिड रेंज की मिसाइल का मतलब ये है कि लगभग इसकी रेंज जो है 150 किलोमीटर के आसपास की है। बड़ी बात यह है कि राफेल में इजराइल के हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले होते हैं, जो इसे एक बेहतर जासूस तो बनाते ही बनाते हैं, बल्कि एक बड़ा आक्रमणकारी भी बनाते हैं। जो रडार वार्निंग रिसीवर है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव कहा जाता है, और कहते ये हैं कि अपने दुश्मन को डिटेक्ट करने की जो क्षमता राफेल में है वो किसी में नहीं। एक बार पूरी स्क्रीन पर ये महाविनाशक वाला ग्राफिक उतारें, हाँ पूरी स्क्रीन पर। अब जो इसका इंफ्रारेड सर्च और ट्रैकिंग सिस्टम है, इसके बारे में यह कहा जाता है कि अगर पूर्वी लद्दाख वाले इलाके में यानी दुर्गम पहाड़ी वाले इलाके में अगर डिप्लॉय कर दिया गया, फर्ज कीजिए कि लेह में एयरबेस पर इसे डिप्लॉय कर दिया गया, तो जितनी भी काराकोरम रेंज है वहां पर ये इंफ्रारेड सर्च और ट्रैकिंग सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और जो इसका लो बैंड जैमर है, लो बैंड जैमर का मतलब ये होता है अगर राफेल उड़ान भरता है
तो फिर कई बार रफाल को भी डिटेक्ट करना दुश्मन के राडार के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और फ्लाइट की 10 घंटे तक डेटा रिकॉर्डिंग करने में सक्षम रफाल है। रुकिएगा अभी। तो मीटियोर और स्कैल्प मिसाइल की वजह से रफाल को कहा जाता है महाविनाशक, लेकिन रफाल की असली ताकत क्या है अब आप ये दिखाइए यहां पर। हाँ, रफाल की असली ताकत को अब आप जान लें कि रफाल के बारे में ये कहा जाता है कि रफाल का वजन 24,500 किलोग्राम, लंबाई 10.5 मीटर, ऊंचाई 5.25 मीटर, जो इसकी टॉप स्पीड है लगभग 1389 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी टॉप स्पीड है और इसीलिए ये कहते हैं कि तूफानी रफ्तार के साथ में रफाल की स्पीड है। इंजन जो है इसका M88 सीरीज का इंजन है। इस इंजन की खासियत के बारे में आगे बताएंगे और रेंज जो है 3700 किलोमीटर की रेंज से इसकी मिसाइल मारक क्षमता रखते हैं। इसीलिए रफाल की ताकत को यहां बताना, रफाल क्यों महाविनाशकारी है ये बताना आपके लिए बेहद जरूरी था। क्या इसके अलावा, हाँ इसके अलावा हम आगे आपको बताएंगे कि कौन कौन की सीमा रफाल की जद में है। लेकिन मेरे साथ में मेरे सीनियर कोलीग रजत राकेश टंडन जुड़े हुए हैं और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। ग्रुप कैप्टन वीएन झा, रफाल को क्यों ताकतवर कहा जाता है? क्या रफाल को ज्यादा ताकत देने वाली ये मिसाइल्स हैं क्या? मीटियोर, स्कैल्प, हैमर, इन मिसाइल्स के बारे में बताएं। देखिए, रफाल को जो इतना ताकतवर कहा जाता है वो दो कारणों से। एक तो इसकी अपनी जो क्षमता है बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा क्षमता है कि इसका अपना रेडार का बहुत ज्यादा कवरेज है। उस रेडार से इसके सारे मिसाइल्स जो हैं वो लिंक्ड हैं। इसके बॉम्ब जो हैं वो लेजर गाइडेड हैं। इसका एयर टू एयर जो मारने की क्षमता है आसपास के हवाई जहाजों, चाहे वो F-16 हो या चेंगडू हो या J-10 हो, जो भी है, उसको मारने की क्षमता बहुत दूर से है। आपने अभी बताया 100 से 150 किलोमीटर दूर रहते हुए ये अपना काम जो है वो कर देता है। और सबसे बड़ी चीज जो फाइटर एयरक्राफ्ट में होती है कि अगर सामने वाले एयरक्राफ्ट को आपको मारना है तो उस एयरक्राफ्ट को आपको अपना एयरक्राफ्ट मैन्यूवर करके वो टारगेट को लाना होगा सामने में और तब शूट करते हैं। इसमें जो HMDS लगा हुआ है, HMDS का फुल फॉर्म है हेलमेट माउंटेड साइटिंग एंड डिस्प्ले। इसमें एक क्रॉस होता है, आप अपना सिर घुमा के उस क्रॉस को एयरक्राफ्ट डाल दीजिए और बटन दबा दीजिए, वो जो एयरक्राफ्ट सामने वाला है वो ध्वस्त हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है एवियोनिक्स की, इसीलिए इसको कहा जाता है इस एयरक्राफ्ट को 4.5 जनरेशन 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट। ये बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट है, इसकी एवियोनिक्स जो है बहुत ही एडवांस है। ठीक है, ठीक है। रजत राकेश टंडन, क्यों ये कहा जा रहा है कि रफाल इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना के लिए किस तरह से गेम चेंजर है? देखिए, 4.5 जनरेशन का ये लड़ाकू विमान इसको इस दर्जा मिला हुआ है और प्लस जो क्षमताएं हैं वो क्षमताएं हमारे पास जो भी फाइटर प्लेन्स थे वो पुराने थे। बाकायदा उसको आप कह सकते हैं एक बार दो बार रिफ्रेश हुए थे। वो रशिया की खेप थी, जर्मनी की खेप थी, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हैं। आप देखिए जहां से ये उड़ान भर रहे हैं, अभी आपने ग्राफिक्स के जरिए बताया, तो अगर एक अनुमानित आप देखेंगे तो लगभग 6000 से 7000 किलोमीटर ये ट्रेवल कर आ रहे हैं और एक ही ऑर्ड ले रहे हैं। यूएई में सिर्फ एक हॉल्ट होगा, उसके अलावा कोई हॉल्ट नहीं है, वो भी टेक्निकल हॉल्ट अगर उसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एयर टू एयर फ्यूलिंग की जो क्षमता है वो इसके अंदर है, प्लस जो एक मारक क्षमता है मिसाइल्स की, बड़ा कैरियर माना गया है। देख लेते हैं, आप जिस मारक क्षमता की बात कर रहे हैं ना, हम एक बार फीचर्स देख लेते हैं। हमारे पास में एक रिपोर्ट है जो ये बता रही है कि आखिरकार रफाल की खासियत क्या है और रफाल को महाशक्तिशाली बनाने वाली मिसाइल्स कौन कौन सी हैं और क्यों ये कहा जा रहा है कि असल में भारतीय वायुसेना के लिए रफाल एक गेम चेंजर साबित होगा। जगुआर के बाद, मिराज के बाद, मिग सीरीज के बाद, चिनूक, अपाचे, C-17 ग्लोब मास्टर के बाद। देखिए, राफेल 2 इंजन वाला मध्यम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसे फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन बनाती है। राफेल ओम निरोल श्रेणी का फाइटर जेट है, यानी ऐसा लड़ाकू विमान जो किसी भी तरह के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में सक्षम है। राफेल पी, इसमें 2 पायलट होते हैं, इसमें नेविगेटर लगा हुआ है।
राफेल सी ये सिंगल पायलट वाला है। राफेल एम ये एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। राफेल की लंबाई है 15.27 मीटर यानी करीब 50 फीट। अमेरिका के F-16 की तुलना में राफेल 0.79 फीट ज्यादा लंबा है। राफेल की ऊंचाई है 5.34 मीटर यानी करीब 17.5 फीट। अमेरिका के F-16 की तुलना में राफेल 0.82 फीट ज्यादा ऊंचा है। राफेल की विंग्स की लंबाई है 10.8 मीटर यानी करीब 35.5 फीट। अब राफेल के खाली वजन की बात। राफेल बी का खाली वजन है 10,300 किलो। राफेल सी का खाली वजन है 9,850 किलो। राफेल एम का खाली वजन है 10,600 किलो। लेकिन राफेल 24,500 किलो तक अधिकतम उड़ान ले जाने में सक्षम है। सिंगल सीटर राफेल की फ्यूल क्षमता है 4,700 किलो। डबल सीटर राफेल की फ्यूल क्षमता है 4,400 किलो। राफेल में M888-2 के 2 इंजन लगे हैं। अधिकतम स्पीड 1,912 किलोमीटर प्रति घंटा और मारक क्षमता 3,700 किलोमीटर तक, यानी करीब 10 टन वजन वाला राफेल अपने वजन से 2.5 गुना ज्यादा पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है। राफेल बेहद कम ऊंचाई पर और बहुत ऊपर परफेक्शन के साथ उड़ान भर सकता है। राफेल भारत आ रहा है, लेकिन राफेल का एयर रूट एक बार फिर से आपको दिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसकी शुरुआत होने जा रही है फ्रांस के बोर्डोक्स एयरबेस से, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल की उड़ान का पूरा एक्सपीरियंस लिया था। इस एयरबेस से राफेल को टेक ऑफ करते हुए फ्रांस के कई फाइटर जेट्स भी साथ में होंगे। इसके बाद नाइस फ्रांस तक की सीमा तक राफेल को फाइटर जेट्स कवर देंगे, यानी कई फाइटर जेट्स राफेल के साथ में रहेंगे। नाइस फ्रांस के बाद फिर यहां से शुरू होती है समुद्री सीमा। नाइस फ्रांस से राफेल अपने स्क्वाड्रन में अकेले उड़ान भरेंगे। इसके बाद राफेल का स्क्वाड्रन दक्षिणी इटली की सीमा में प्रवेश कर जाएगा। दक्षिणी इटली के एयर स्पेस को पार करके राफेल प्रवेश करेगा आयोनियन सागर की सीमा में। ये एयर स्पेस पैट्रियास के करीब का होगा, जिस पर ग्रीस अपना अधिकार लगातार जमाता रहा है। आयोनियन सागर को पार करने के बाद लीबिया की सीमा के बाहर से ही राफेल जेट्स की स्क्वाड्रन मिस्र की सीमा में प्रवेश कर जाएगी और मिस्र की बाउंड्री में या बॉर्डर में प्रवेश करने के बाद पोर्ट सईद के ऊपर से उड़ान भरते हुए सऊदी अरब की तरफ बढ़ जाएगी। सऊदी अरब में भी एयर कॉरिडोर है, यानी राफेल जेट्स की स्क्वाड्रन सऊदी अरब में रुकेगी नहीं। जहां एयर कॉरिडोर होता है वहां से निकलते चले जाते हैं, आगे निकल जाएंगे। इसके बाद राफेल का आएगा पहला हॉल्ट, और ये पहला हॉल्ट होगा यूएई में। यूएई के अल्डाफ्रा एयरबेस पर रिफ्यूलिंग के लिए राफेल का हॉल्ट है। यहां पर टेक्निकल चेकअप होगा, फाइटर पायलट यहां पर रेस्ट करेंगे और यूएई के अल्डाफ्रा एयरबेस पर टेक्निकल चेकअप के बाद फिर उड़ान भर करके फाइटर जेट सीधे अंबाला एयरबेस पर आएंगे। और अंबाला एयरबेस पर आने के बाद फिर कौन कौन से देश के एयरबेस जद में रहेंगे, ये जानने के लिए टच पैनल स्टूडियो हम एक बार चल सकते हैं, ताकि मैप के जरिए हम आपको दिखाएं कि अंबाला एयरबेस, चलिए आपको लेकर के चलेंगे। हालांकि टीवी स्क्रीन पर आपको राफेल की पहली उड़ान नजर आ रही है, जो फ्रांस से भारत के लिए है। बहुत तेजी में दिखाएं आप कि अगर हम उत्तरी सीमा पर राफेल की जद में ड्रैगन है और उत्तरी सीमा पर अगर राफेल की तैनाती कर दी जाए, अंबाला से नागरी बहुत ज्यादा दूर नहीं रहेगा, 450 किलोमीटर की दूरी पर अगर राफेल अंबाला में डिप्लॉय किया जाता है, फर्ज कीजिए श्रीनगर में डिप्लॉयमेंट हो जाती है, तो चीन का काशगर एयरबेस 650 किलोमीटर की दूरी पर, यानी पूरी तरह से राफेल की अटैक जद में लेह से नागरी 350 किलोमीटर, लेह में अगर तैनाती कर दी जाती है, फर्ज कीजिए लेह में तैनाती की जाती है, तो काशगर भी पूरी तरह से एक अटैकिंग जोन में होगा राफेल के लिए। लेह से होटान एयरबेस 384 किलोमीटर, यानी लेह में अगर किया जाता है। अब आप आ जाए नॉर्थ ईस्ट की तरफ, अगर डिप्लॉयमेंट हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट में हमारा हाशिमारा एयरबेस है। हाशिमारा से चीन का शिंगासे 293 किलोमीटर, और हाशिमारा से ही अगर आप चीन का गोंगर लेते हैं तो 324 किलोमीटर, और शिंगासे और गोंगर के जरिए अरुणाचल प्रदेश तिब्बत के साइड से और नायांगची के जरिए, इन सभी साइड में एयरबेस के जरिए प्रेशर बनाने की कोशिश करता रहा है चीन। लेकिन अब चाहे वो चबुआ हो या फिर हाशिमारा हो, नॉर्थ ईस्ट का इलाका आप ले लें, या फिर अगर आप उत्तरी सीमा पर आप अगर डिप्लॉयमेंट देखते हैं, चाहे अंबाला हो गया या फिर बाकी लेह में भी अगर तैनाती होती है,
श्रीनगर में भी अगर तैनाती होती है तो फिर राफेल अटैकिंग जोन में रहेगा, चीन के खिलाफ भी और पाकिस्तान के खिलाफ भी। वीएन झा जी के पास में चलते हैं। वीएन झा साहब, राफेल की अटैकिंग जोन की जद में जो भी इलाके आने वाले हैं, क्या इसके बाद वाकई में चीन और पाकिस्तान डरा हुआ महसूस करेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि कोई एयरक्राफ्ट जो कि फ्रंट लाइन पे नहीं है, कहीं रियर एशलॉन से टेक ऑफ करके आपके बहुत आगे जाके अटैक करने की क्षमता रखती हो, जैसे मिराज ने किया था पाकिस्तान के बालाकोट में। तो ये एक बहुत बड़ी क्षमता होती है किसी भी फोर्सेस के साथ में। और याद रखिए, ये जो एयरक्राफ्ट है इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता भी है। ये कहीं से भी जाके कहीं पे कर सकती है। जैसे जब से सुबह से हम आपसे बात कर रहे हैं, मेरे पास में बहुत सारे कॉल आए हुए लोगों के कि सर अगर ये एयरक्राफ्ट अभी चली है वहां से फ्रांस से, तो ये कल या परसों क्यों पहुंचेगी? तो अगर आपके पास में समय हो तो मैं आधी मिनट में इसका जवाब दे दूं। देखिए, आपने जैसे बताया था, ये एयरक्राफ्ट फ्रांस से चल के यूएई में जाके अभी हॉल्ट होगी। यूएई में हॉल्ट होने के बाद एक दूसरी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसमें के सारे टेक्निकल मैन पावर हैं, सारी टेक्निकल चीजें हैं उसमें साथ साथ आ रही हैं, जो कि वहां पे सर्विसिंग करती है। वो कल को वहां पे सर्विसिंग करेगी, सर्विसिंग के बाद ये फिर से वहां से उड़ान भरेगी और अंबाला आ जाएगी। तो ये नॉर्मल होता है हम लोगों का। और जो आप एयर कॉरिडोर की बात कर रहे थे, तो हर फ्रेंडली कंट्रीज में। रजत, आपको क्या लगता है राफेल की डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी क्या होगी? देखिए, ये केओस लगाया जा रहा है और एक एक्सपेक्टेशन है कि सबसे पहले लेह और लद्दाख और श्रीनगर में लगाया जाए, लेकिन मुझको इसकी उम्मीद कम है। अभी ये अंबाला बेस में आएगा, उसके बाद जो पीछे की कमांड्स हैं वहीं पर रखा जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात कोई दिक्कत नहीं है उड़ान भरने में और टारगेट अचीव करने में। सबसे बड़ी बात है जरूरत नहीं है। हाँ, एक मोराल बूस्टर के लिए, चाहे जितनी मिलिट्री हो, तिब्बतन हो, लद्दाख स्काउट हो, एक मोराल बूस्टर के लिए अगर वहां भेजा जाए इसको लेह लद्दाख में, तो जो लोग वहां कम टेम्परेचर में काम कर रहे हैं, जो सेना वहां डिप्लॉय हो रही है, उसके लिए मोराल बूस्टर होगा कि जमीन पर अगर आप खड़े हुए हैं तो आसमान में राफेल आपके साथ है। अगर अंबाला एयरबेस पर डिप्लॉयमेंट होती भी है, 200 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का सरगोधा एयरबेस है, 300 किलोमीटर की दूरी पर जो चीन का एनगारी एयरबेस है, यानी दोनों ही अगर जद में रहेंगे, अंबाला एयरबेस पर तैनाती होगी। इससे पहले जगुआर की तैनाती भी अंबाला एयरबेस पर ही रही है। ये हमें बहुत अच्छे से याद है कि डिप्लॉयमेंट जो जगुआर का किया गया था, ये भी अंबाला एयरबेस पर ही किया गया था। रजत, आपका शुक्रिया। वीएन झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ रहने के लिए। आगे बढ़ते